हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में ही शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय विधानसभा बैठक में भाग लिया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार की ओर से ही मंत्री सुरेश खन्ना, ओपी राजभर, आराधना मिश्रा और इसके साथ ही संजय निषाद भी बैठक में शामिल हुए। सत्र के सुचारू संचालन और कई मुद्दों पर सहमति बनाने को लेकर चर्चा की गई। तो लखनऊ में शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय विधानसभा बैठक में भाग लिया और इसके साथ ही हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन प्रधान। अमन प्रधान, सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई है फिलहाल? देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कल से विधानसभा का जो सत्र है शीतकालीन वो शुरू हो रहा है और उसी के साथ साथ जब एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी विपक्ष नेता हों चाहे नेता सदन यानी मुख्यमंत्री हों, उन सभी को बुलाया जाता है और उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, वो इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करते हैं और सभी चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन सबसे एक अपील करते हैं कि जो ये सदन की कार्यवाही है उसको पूर्णतया चलने दिया जाए और कहीं ना कहीं जनता और सरकार से जुड़े ही मुद्दे इन विधानसभा की पटल पर रखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों जो नेता होते हैं, नेता सदन और नेता विपक्ष, उन दोनों से ही विधानसभा अध्यक्ष ये अपील करते हैं कि जितनी भी चर्चाएं हैं उनको सार्थक किया जाए और कहीं ना कहीं सार्थक चर्चा से ही उसका एक संवाद निकलता है। तो इन सभी विषयों को लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जनता के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो उपलब्धियां हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे और उसके बाद जब चर्चा है तो चर्चाओं में किस तरीके के विभागों में कमी आ रही है या कानून व्यवस्था पर किस तरीके की समस्या है, उन सभी लक्ष्य को लेकर के विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। सुमन, बिल्कुल अमन प्रधान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में विपक्ष से भी कोई अपील की है कि खासकर सदन की कार्रवाई को लेकर कोई अपील की गई है फिलहाल? देखिए सदन में जितना सत्ता पक्ष का भागीदारी होती है उतनी ही विपक्ष की भी अहम भागीदारी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपने एजेंडों को लेकर के सीधे तौर से जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, उनको विकास की बात हो चाहे अन्य मुद्दों की बात हो, सीधे संवाद होता है जनता का, माफ करिएगा, विपक्ष का और सरकार का। तो सीधे तौर से जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो प्रस्ताव होता है हमेशा से ही कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर ज्यादा चर्चा हो, यानी कि जो सदन की कार्यवाही है उसमें जो दिन की अवधि होती है, यानी कि इस बार का जो सत्र है शीतकालीन वो 5 ही दिन का माना जा रहा है, लेकिन अगर उसकी वर्किंग अवधि मानी जाए तो वो 3 ही दिन का, यानी कि जो शनिवार और इतवार रविवार का दिन है उन दिन दोनों दिन वो छुट्टी है। तो कहीं ना कहीं 3 दिन का ही ये जो पूरा सत्र है वो रखा गया है और उसके लिए जो विपक्षी दल के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने भी विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है कि जो अवधि है जो सदन की उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो जब चर्चा होगी तब संवाद होगा, संवाद से ही किसी चीज का रास्ता निकलेगा। तो माता प्रसाद पांडे ने भी अपील की है विधानसभा अध्यक्ष से कि जो शीतकालीन सत्र का जो समय है, वो जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी सवाल हैं, जितने भी संवाद है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके कि जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर ज्यादा चर्चा हो सके। सुमन, बिल्कुल अमन प्रधान जी, इतने सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है, तो क्या सरकार की ओर से कोई संकेत भी दिए गए हैं कि सत्र के दौरान किन बड़े विधेयकों या फिर मुद्दों पर ही चर्चा हो सकती है, ऐसे कोई संकेत मिले?
हाँ देखिए, सबसे बड़ा इस समय का जो मुद्दा सरकार की ओर से दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी किसी भी जनसभा में हो या कहीं भी किसी प्रदेश का या माफ करिए किसी जिले का दौरे पर हो, वो कहीं ना कहीं एफआईआर के मुद्दे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें जो संशोधन है वो पूरी हो सके। तो कहीं ना कहीं एफआईआर का मुद्दा इस पूरे सदन के दौरान ये एक केंद्र बिंदु बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं एफआईआर के मुद्दे को लेकर भी जो सरकार के जो मंत्री हैं तमाम, उन सभी की ओर से ये साफ तौर पर स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मुद्दा एफआईआर का दिख रहा है और एफआईआर के मुद्दे पर ही चर्चा ज्यादातर हो सकती है। और फिर उसके बाद अनुपूरक बजट है, अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब बड़े मुद्दे हैं इस बार के शीतकालीन सत्र में। तो इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा इस बार देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अमन, पिछले सत्रों में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली थी, तो क्या इस बार भी टकराव से बचने के लिए कोई विशेष रणनीति बनाई गई होगी इस बैठक में? और देखिए, साफ तौर पर जब भी विधानसभा कभी भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से ये हंगामे की जो आशंका होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विधानसभा के सत्र में एक वही प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहां पर सदन में जो सत्ताधारी पक्ष के भी लोग, तमाम मंत्री होते हैं, तमाम विधायक होते हैं, खुद स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संवाद जो सत्ताधारी पक्ष और जो है विपक्ष का एक सीधा संवाद होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमेशा से ही जब भी विधानसभा सत्र हुई है तो उसमें एक हंगामे की आशंका हमेशा से बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, गन्ना मूल्यांकन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब तमाम मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर एक विशेष गहन चर्चा संवाद के रूप में होगी, जिसपे कहीं ना कहीं सरकार को विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, चाहे वो कांग्रेस की बात कीजिए, तो ये तमाम जो दल हैं वो सत्ताधारी पक्ष को घेरने का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल अमन प्रधान, बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो कि 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। ये सत्र के दौरान ही सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों को सदन के पटल पर रखेगी। वहीं पर विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो विपक्ष एसएआर, कानून व्यवस्था और कोडिंग कप सिरप और मनरेगा जैसे मुद्दों को लेकर प्रस्तावित बदलाव जैसे विषयों पर ही सवाल उठा सकता है। और इसके साथ ही सरकार द्वारा इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किए जाने की भी संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अनुपूरक बजट के जरिए सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को क्या नई सौगात देती है। उन्नीस से 24 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र का कल पहला दिन है और अगर बात की जाए तो आज सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेताओं के बीच में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें माता प्रसाद पांडे समेत कई विपक्ष के नेता मौजूद थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विपक्ष और सरकार से निवेदन किया है कि जो सदन की कार्यवाही है उसको एक बेहतर रूप दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो जमीन पर उतर करके आए। तो वहीं कल से जो विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। वहीं अब देखने वाली बात होती है कि अनुपूरक बजट समेत कई चीजें सरकार पेश कर सकती है। अनुपूरक बजट में क्या विशेषकर विभागों को मिलता नजर आएगा और क्या कुछ चीजें विपक्ष की ओर से निकल के आती हैं। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आर्यन टीवी, लखनऊ। रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ही उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया और ये मामला 2019 का है, जिसमें कि उन पर ही प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही ये फैसला सुनाया और फैसले के वक्त ही आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। निर्णय के बाद ही उनके समर्थकों में खुशी देखी गई।
वाराणसी में नगर निगम द्वारा आश्रमों और इसके साथ ही मठों और मंदिरों को टैक्स वसूली के नोटिस दिए जाने के काशी के संत समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। संतों का कहना है कि जहां पर एक और मदरसों को अनुदान और अन्य वर्गों को छूट दी जा रही है, वहीं पर सनातन परंपरा से जुड़े मठ मंदिरों पर टैक्स लगाया जाना दोहरी नीति को दर्शाता है। और संतों की बैठक में ही सीवर टैक्स और जलकर कोके भी पूरी तरह से माफ करने की मांग की गई है। और इसके साथ ही नगर निगम ने विरोध के बाद ही हाउस टैक्स वापस ले लिया है, लेकिन अन्य करों पर भी कोई राहत नहीं दी गई है। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि टैक्स माफी नहीं हुई तो आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। यानी वो स्थान जहां पे धर्माचार्यों का एक बड़ा निवास स्थान होता है, साथ ही साथ ये धर्म की नगरी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पे तमाम धर्माचार्य अपने वैदिक जो ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा अपने शिष्यों को देते रहते हैं। और ऐसे में तमाम मठ मंदिर इस समय नगर निगम की ओर से मठ मंदिरों पर टैक्स के रूप में वसूल करने के लिए नोटिस जारी की गई है। इसको लेकर संत समाज आक्रोशित है और बीते 2 दिनों से वो तमाम तरह की जो चीजें हैं प्रदर्शन करना था वो कर रहे थे। लोगों ने आपसी सहमति से कुछ बातें की है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बालक देवाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, किस प्रकार का टैक्स था और किस मद में आपको वो टैक्स की रसीद प्राप्त हुई थी? हमको नगर निगम की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें स्पष्ट रूप से उसमें लिखा था कि इतना इतना करके 2 लाख के लगभग आपका टैक्स है, जिसको आप जमा नहीं करेंगे तो 15 दिन के अंदर हम कुर्क कर देंगे। तो यह बात सुनकर के मुझे बड़ा दुख हुआ। इसके बाद हमको पता चला कि और भी मठों पर यह विपत्ति आई हुई है, केवल हम ही को नहीं, सभी मठों को लगभग धीरे धीरे नोटिस जा रही है। कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 80 लाख, कहीं इस प्रकार की चीज़ें सामने जब आने लगी, तब हमने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा और उसको लेकर के जो है नगर निगम के लोग शाम को आए और नोटिस वापस ले गए, इस बात को कह के कि महाराज जी धोखे से आ गए। हालांकि उनसे हमने यही बात कही कि भाई अगर धोखे से आती तो एक व्यक्ति को आती, ना कि पूरे मठों को। उसको लेकर के संत समाज पूरी इकट्ठा हुई और कल आक्रोशित थी पूरे संत समाज कि भाई हम कहाँ से ला के देंगे, हम तो भजन करते हैं, जगह जगह जाके मांगते हैं, कथा करते हैं, इसके बाद यहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई लिखाई, आए गए अतिथियों की सेवा और संतों की सेवा, गौ सेवा, इस प्रकार से निःशुल्क सारा कार्य करते हैं। एक पैसा किसी से लेना देना नहीं होता है। तो आखिरकार हम भीख मांग करके ले आएंगे, टैक्स भरने के लिए हम भीख मांग के ले आएंगे कि संत सेवा या ब्राह्मण सेवा, बटुक सेवा करेंगे कि हम टैक्स भरने के लिए भीख मांगेंगे? तो इन सारी चीजों को लेकर के संत समाज नाखुश है। सवाल ये भी है कि प्रदेश सरकार प्रदेश भर में धर्मार्थ के कार्य कर रही है। खुद वाराणसी में भी तमाम धर्म संबंधी तमाम मठ मंदिर जो है वो बनाने का काम, सुंदरीकरण का काम, तालाबों को सुंदरीकरण, लेकिन आप लोगों से वसूली, ये थोड़ी सी बात अटपटा सी लगती है। यही तो दुख की बात है कि जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं, एक तरफ आप देखते हैं कि एटीजी के तहत छूट दी जाती है, इनकम टैक्स छूट दी जाती है और ये ट्रस्ट हैं से सब एटीजी के तहत हैं। इसके बाद भी यहाँ से कर वसूला जा रहा है, जो कि औरंगजेब ने भी पानी का टैक्स नहीं वसूला था। यहाँ से जजिया कर से भी बड़ा कर लगाया जा रहा है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। तो इस प्रकार से सरकार को या तो बदनाम करने की साजिश हो रही है यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा, या कोई बड़ी बू आ रही इसमें। हम चाहते हैं कि इसको संज्ञान लेकर के और संतों की इस विपत्ति को दूर करें माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये कर मुक्त करें। ये थे बालक देवाचार्य जी महाराज, जिनका कहना है कि प्रदेश सरकार की दोहरी नीति के चलते हम लोगों के ऊपर जो टैक्स वसूलने की जो प्रक्रिया है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी बात को ठीक ढंग से नहीं मान पाई या अधिकारी नहीं मान पाए तो हम आगे आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे। फिलहाल वाराणसी से आर्य न्यूज के लिए अभिषेक। वाराणसी में मठ मंदिरों को टैक्स नोटिस भेजे जाने के मामले में नगर निगम ने स्थिति स्पष्ट की है और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया है कि नगर निगम अधिनियम के तहत ही सभी धार्मिक स्थलों को ही केवल गृह कर से छूट है और इसके साथ ही जिन मठ मंदिरों को गृहकर से ही संबंधित नोटिस गए हैं वे बिलिंग प्रणाली की त्रुटि के कारण ही जारी हुए हैं। उन्होंने साफ किया है कि किसी भी मठ मंदिर को कुर्की का नोटिस नहीं दिया गया है, केवल डिमांड नोटिस जारी किए गए थे। और इसके साथ ही नगर आयुक्त ने बताया है कि सभी धार्मिक स्थलों को जलकर और सीवर टैक्स में 50% की छूट दी जा रही है, जबकि जिन मठ मंदिरों का उपयोग शादी विवाह या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है उनसे नियम अनुसार टैक्स वसूला जा रहा है।
177 नगर निगम अधिनियम के तहत किसी मठ मंदिर या धार्मिक संस्थान के ऊपर कोई टैक्स, हाउस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये रूपी वर्ष अगर कहीं गया है उसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है। और ये चूंकि नगर निगम में बिलिंग प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, इस वजह से ये रूटी बीच में आई है। और ये सभी हमने अपने जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनको सचेत भी किया है कि इसे देखकर ही डिस्ट्रीब्यूट कराएं, ताकि इस तरीके की रूटी कहीं ना हो। और कहीं अगर कोई रूटी हुई है तो उसे तत्काल अगर संज्ञान में लाया जा रहा है उसे दिन ठीक करा दिया जाएगा। कुर्की के भी आदेश दिए गए हैं सर? कोई ऐसा कुर्की का आदेश कतई नहीं होगा। डिमांड नोटिस हैं ये, और डिमांड नोटिस के बाद कोई कार्रवाई होती है। और ये चूंकि नोटिस ही गलत है, इसे ठीक कराया जाएगा, तो कुर्की की बात कोई लागू ही नहीं होती। जलकल और सेवा टैक्स पर भी आपको छूट देने की बात कर रहे जी, हैं जो एक 2010 का जियो है उसमें जो रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर 50% छूट जलकल और सीवेज टैक्स की रखी गई है, वो लागू है। देश के प्रख्यात मूर्तिकार और पद्म विभूषण से सम्मानित राम सुतार का निधन हो गया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित कई ऐतिहासिक प्रतिमाओं का ही निर्माण किया था और राम सुतार के निधन से ही कला जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राम सुतार का ही जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार को संभल देने की प्रार्थना की है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में हाईवे पर बेराज के पास ट्रक और बीआईटी कॉलेज की ही बस के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ही बस में सवार बीएससी नर्सिंग और जीएनएस की 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हो गई हैं। टक्कर के बाद ही बस में चीख पुकार मच गई और सभी घायलों को तत्काल जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छात्र और छात्राएं कॉलेज से ही बिजनौर जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी हुई है। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक था तो सडन उसकी ब्रेक लगी तो हमारे जो बस ड्राइवर थे उन्होंने भी सडन ब्रेक लगाए। तो हम लोग तब हमको पता नहीं था कि अचानक ब्रेक लगने वाले हैं, तो अचानक एक्सीडेंट हुआ। तो काफी बच्चों को चोट लगी है, मुझे चेस्ट पेन है, बस यही हुआ। तो क्या कोहरे की वजह थी और स्पीड था ट्रक? नहीं, स्पीड तो इतनी ज्यादा नहीं थी, वरना और ज्यादा चोट लग सकती थी। एक तो कोहरा भी है और जो वो थे ना ट्रक ड्राइवर, उन्होंने सडन ब्रेक लगाए। तो फिर अंकल ने, हम थे स्कूल स्टूडेंट थे, 10-15 बच्चे थे हम लोग। कितना सभी की चोट लगी? 15 ऑलमोस्ट सभी बच्चों को चोट है, कुछ को थोड़ी ज्यादा लगी। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे कैसे? हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए आ रही थी, हमारी इंटर्नशिप चल रही है अभी। किस चीज के थे स्टूडेंट? सब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो उन्हीं की अभी पोस्टिंग चल रही है। हाँ जी। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बैराज रोड पर मुजफ्फरनगर के बीआईटी कॉलेज के बीएससी एएनएम के छात्र व छात्राएं बस से बिजनौर आ रहे थे। बस की गति धीमी थी। बस के आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रक के अचानक ब्रेक मार देने से बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे 4 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। किसी भी बच्चे को ग्रीवियस इंजरी नहीं है। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करा के उपचार कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्या कारण था? बहुत ज्यादा घना कोहरा था, क्या कारण सामने आ पा रहे हैं फिलहाल? देखिए सुमन जी, आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गंगा बैराज पर एक मुरादाबाद की तरफ से माफी चाहेंगे मुजफ्फरनगर की तरफ से बीआईटी कॉलेज की बस आ रही थी।
जिसमें छात्र छात्राएं सवार थे और घना कोहरा होने की वजह से ट्रक में टकरा गई, जिसमें बस में सवार लगभग 1 दर्जन से यात्री, एक दर्जन इसमें सवार थे छात्र छात्राएं, वो घायल हो गए। मौके पर छात्र छात्राओं में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी छात्र छात्राओं को जो है मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जी सुमन जी। बिल्कुल प्रीतम, कोहरे का समय है और घना कोहरा होने के बावजूद ये हादसा जो हुआ है, लेकिन कॉलेज के बाहर क्या कोई लाइटिंग या और चीजों की व्यवस्था नहीं की गई थी कि यह हादसा ना हो पाए? देखिए, आपको बता दें सुमन जी, ये कॉलेज से काफी दूरी का जो घटनाक्रम है, जो बीटीआई कॉलेज होता है, बीटीआई कॉलेज के काफी दूर की घटना है। छात्रों के मुताबिक छात्रों ने बताया कि सुबह का सवेरे का टाइम था और कोहरा होने की वजह से जो अगली बस से आगे ट्रक जा रहा था, उसने अचानक से ही ब्रेक मार दिए। उसके ब्रेक मारने से जो है बस जो है पीछे से टकरा गई और जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक यात्री मतलब छात्र छात्राएं थे, वो इसमें घायल हो गए। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायल छात्र छात्राओं को मेडिकल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अगर इसमें पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंचकर तत्काल सभी छात्र छात्राओं को मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया था और जो आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी दुरुस्त करा दी गई हैं और इसमें पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो ड्राइवर या कोई और दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। अब खबर झांसी से है, जहां पर डकैती और लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने गुरुवार दोपहर अचानक ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपनी अधिवक्ता के साथ में ही सीजेएम कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है, जिसकी भनक पुलिस को पहले से ही नहीं लग सकी और पुलिस तब तक सक्रिय होती उससे पहले ही पूर्व विधायक कोर्ट रूम में दाखिल हो चुके थे और इस मामले में पुलिस पहले ही उनकी 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुकी है, जबकि कई सहयोगियों को जेल भेजा जा चुका है। सरेंडर की सूचना मिलने के बाद पुलिस अमला कोर्ट पहुंचा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, डकैती लूट केस में ये बड़ा मोड़ सामने आया है, अभी फिलहाल क्या अपडेट चल रही है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, झांसी में डकैती में रंगदारी मांगने गंभीर आरोपों में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने आज न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। जी मैं आपको बता दूं, झांसी में आज सुबह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह जी ने पुलिस को चकमा देते हुए झांसी न्यायालय पहुंचे। उन्होंने इसी एसटी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया है, जहां वह सुबह से ही अदालत परिसर में वहीं न्यायालय से वह उनको पुलिस ने जेल भेज दिया है। गजेंद्र सिंह जी, काफी समय से बताया जा रहा है पूर्व सपा विधायक फरार चल रहे थे और तब तक पुलिस वहां पर छानबीन कर रही थी और अचानक से पुलिस को सरप्राइज मिल गया। जी मैं आपको बता दूं, पूर्व विधायक सपा के जो विधायक हैं वो काफी समय से फरार चल रहे थे। वही बात की जाए जो उनके साथी हैं, तो पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वो इनकी जो विगत सोमवार है उसको इनकी पेशी थी, तो पुलिस द्वारा इनके जो अड्डे हैं जो इनको न्यायालय में पेश होना था उसमें लगातार दबाव दी जा रही थी। पर जो आज पूर्व विधायक ने झांसी में पुलिस को चकमा देकर न्यायालय में पेश हो गए, जिससे पुलिस महकमे में एक अचंभित जैसी बात हो रही है। जी गजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।